एम्स बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक, मैंने आपसे कहा था कि आप लोग कमेंट कीजिएगा तो मैं पोस्ट बेसिक पर वीडियो ला दूंगा और बहुत सारे बच्चों ने इस पे कमेंट किया था कि सर पोस्ट बेसिक पर डिटेल वीडियो लाइए, तो मैं डिटेल वीडियो लेकर आ गया हूं। आज एक एक करके जानेंगे पोस्ट बेसिक के बारे में कि इसका एग्जाम कब होगा, इसका फॉर्म कब आउट होगा, फॉर्म फीस क्या होगा, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, आपका एग्जाम सेंटर कहां पे पड़ेगा, आपको यह कोर्स करने के लिए आपको कौन सा सिलेबस पढ़ना होगा, इसका क्या बोलते पेपर पैटर्न क्या है, इसका मार्किंग स्कीम क्या है। उसके बाद अगर आप क्वालिफाई हो जाते हो तो आपका एम्स में फीस कितना लगेगा, हॉस्टल फीस कितना लगेगा, ये सब सारी बातें हम रिकवर करेंगे। और लास्ट में जो कि आप जानना चाहोगे कि इसका कैरियर स्कोप क्या है ये भी जानेंगे। यानी कि आज के वीडियो में हम पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की संपूर्ण विवरण देंगे, यानी कि पूरी डिटेल देंगे। तो चलो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और एक एक करके एक एक बात समझते हैं। अगर उसके बाद भी कहीं कोई डाउट रह जाता है, कहीं कोई समस्या रह जाता है तो आप बेझिझक कमेंट करने के लिए फ्री हो, स्वतंत्र हो, आप कमेंट करिए। हम लोग या तो कमेंट में आपका रिप्लाई कर देंगे या तो उस पर अगर वीडियो बनाने लायक होगा तो वीडियो बना कर देंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के बारे में। हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप राय, मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क अप क्लासेस पर आप सभी लोग का स्वागत है। तो जैसा कि आपने स्टार्टिंग में सुना होगा कि आज एम्स पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के बारे में बात होगा, तो बहुत ज्यादा लेट ना करके एक एक बातें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि इसका फॉर्म कब आउट होगा। तो मैं आपको बता दूं कि इसका फॉर्म मार्च में आउट होगा, जो कि मैंने इसके पहले कई वीडियो में बताया भी, लेकिन चूंकि ये एक वीडियो है तो इसमें भी सीक्वेंस वाइज हमको बताते चलना है। तो इसका फॉर्म आपका मार्च में आउट होगा, लेकिन मार्च में किस डेट को आउट होगा ये अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है। ऑफिशियल वेबसाइट पे जैसे नोटिफिकेशन आ जाएगा हम लोग वो डेट बता देंगे कि इस मार्च को इसका फॉर्म आ रहा है। तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें, ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। हम या सुमन मैम दोनों में से कोई भी आपको अपडेट दे देगा। बस आप जो एम्स का प्लेलिस्ट है वो आप सेव करके रखिएगा, जिससे आपको टाइम टाइम पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। खैर आगे बढ़ते हैं कि सर इसका एग्जाम कब होगा। तो इसका एग्जाम का डेट आउट हो गया है, 21 जून को इसका एग्जाम है, यानी कि 21 जून 2025 की यहां बात हो रहा है, क्योंकि ये वीडियो मैं 2025 के लिए बना रहा हूं, बेशक मैं 2024 में बना रहा हूं, ठीक है ना। अच्छा आगे बात करें कि सर अगर फॉर्म जब निकलेगा तो इस फॉर्म की फी कितनी होगी। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप जनरल हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस, अगर इन कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 2000 रुपया फीस देना होगा। और अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको इसका फॉर्म फीस 1600 रुपया देना होगा। और अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हो, किसी भी कास्ट के आप पीडब्ल्यूडी हो, यानी कि अगर आप हैंडीकैप हो, तो आपका एक भी रुपया फीस नहीं लगने वाला है, यानी कि फॉर्म फीस आपके लिए फ्री होगा। तो आपको यह पता चल गया कि इसका फॉर्म रिलीज होगा मार्च में, और आपको यह पता चल गया इसका एग्जाम होगा 21 जून को, और आपको यह पता चल गया कि इसकी फी कितनी होगी, ठीक है ना, यानी कि फॉर्म फी कितनी होगी। अब एक एक करके हम स्टेप बाय आगे बढ़ते हैं। अब आप जानना चाहोगे कि सर अगर इस फॉर्म को भरना है तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, क्योंकि बिना आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जाने आप ये तय नहीं कर पाओगे कि ये फॉर्म भरने के लिए आप एलिजिबल हो या नहीं हो। तो हर बच्चा चाहेगा कि हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जान लें। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसका फॉर्म भरना चाहते हो तो सबसे पहला आप क्लास 12 पास आउट होने चाहिए, ठीक है ना। यानी कि इसके पहले जो मैंने नर्सिंग के लिए बताया था, मतलब नर्सिंग ऑनर्स के लिए बताया था, या मैं बीएससी पैरामेडिकल के लिए बताया था, वो 12th वाले वो भी बच्चे भर सकते थे जो बच्चे 12th में अपेयरिंग में, यानी कि जो बच्चे 12th में पढ़ाई कर रहे हैं वो भी बच्चे भर सकते थे। बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपका 12th पास आउट होना चाहिए, 12th अपेयरिंग वाले नहीं भर सकते हैं, तो 12th पास आउट होना चाहिए। दूसरी बात करें कि 12th में परसेंटेज कितना होना चाहिए। तो अगर आप जनरल हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, तो आपका मिनिमम 50% होना चाहिए 12th में। और अगर आप इसके अलावा कोई और भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका मिनिमम 45% होना चाहिए। अच्छा तीसरा अगर हम क्या बोलते हैं क्राइटेरिया की बात करें तो यह है कि आप जीएनएम का कोर्स किए रहो। अगर आप जीएनएम नहीं किए हो तो आप पोस्ट बेसिक वाला फॉर्म नहीं भर सकते हो। खैर पोस्ट बेसिक के लिए जो फॉर्म निकलता है उसका नाम होता है एम्स PAAR, यानी कि एम्स पार होता है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 3 ऑप्शन होते हैं। एक तो होता है ऑनर्स, यानी कि नर्सिंग ऑनर्स, ठीक है ना। दूसरा होता है क्या बोलते हैं आपका पोस्ट बेसिक, और तीसरा होता है पैरामेडिकल के लिए। तो मैंने आपको ऑनर्स वाला और आपको क्या बोलते हैं पैरामेडिकल वाला पूरी डिटेल वीडियो मैंने बना दिया था, आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, आप ये वीडियो देख सकते हो। और इसी वीडियो में मैंने कहा था कि पोस्ट बेसिक के लिए कमेंट कीजिए तो मैं वीडियो बना दूंगा, और आपने कमेंट किया और मैं वीडियो बना रहा हूं, ठीक है ना। तो आप इसको देख भी रहे होगे, ठीक है ना। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि तो पोस्ट बेसिक की अगर मैं बात करूं तो पोस्ट बेसिक की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या है कि आपको जीएनएम करना होता है। अगर आप जीएनएम किए हो तभी
आप पोस्ट बेसिक का फॉर्म भर सकते हो, अदरवाइज आप पोस्ट बेसिक का फॉर्म नहीं भर सकते हो। अच्छा, अगला बात करें कि इसमें क्या सर केवल लड़कियां भर सकती हैं? नहीं, बॉयज और गर्ल्स दोनों लोग इस फॉर्म को भर सकती हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों इस फॉर्म को भर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें कि आपको कम से कम 50 बेड वाला कोई हॉस्पिटल हो, वहां आपको क्या बोलते हैं उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए, आप वहां पे जाके क्या बोलते हैं कुछ दिन प्रैक्टिस किए रहो, और वहां से 50 बेड वाले प्रैक्टिस में कम से कम 6 महीने का प्रैक्टिस होना चाहिए। और आपको सर्टिफिकेट के तौर पे आपको अगर रजिस्टर्ड नर्सिंग सर्टिफिकेट या आपका मिडवाइफरी सर्टिफिकेट अगर आपको मिल रहा है तो आपका जाके क्या बोलते हैं इस फॉर्म को आप भर सकते हो। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि इतनी जो मैंने चीजें बताया वो सारी चीजें मैं आपको क्या बोलते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता रहा हूं कि अगर आप इसका फॉर्म भरना चाहते हो तो आपको कम से कम 6 महीने का किसी ऐसे हॉस्पिटल में प्रैक्टिस होना चाहिए जिसमें कम से कम 50 बेड हो, 50 बेड से कम ना हो, 50 बेड से ज्यादा बेड हो, और वहां से आपको सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। जो मैंने आपको एक बताया कि क्या बोलते हैं रजिस्टर्ड नर्सिंग सर्टिफिकेट, दूसरा मैंने बताया कि मिडवाइफरी सर्टिफिकेट, ठीक है ना, आपको ये सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। अच्छा, अब आगे बात करें कि सर इसमें क्या बोलते हैं सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, तो आपका क्लास 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो ये तो कंपलसरी होना ही चाहिए, और साथ साथ इंग्लिश भी होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे फॉर्म नहीं भर सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी फॉर्म भर सकते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले तो भर ही सकते हैं, लेकिन अगर आप हिंदी मीडियम के भी हो तो आपके सब्जेक्ट में इंग्लिश होना ही चाहिए। हाँ, मैथ वाले बच्चे इस पोस्ट बेसिक वाले फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। सारी बातें मैं क्लियर करते जा रहा हूं, हो सकता है कोई एक आध पॉइंट छूट जाए, बट चांस बहुत कम है। एक एक बातें मैं लिख के इसलिए डाटा लिख कर लाया हूं क्योंकि मेरा काम है कि आपको सारी चीजें जो मैं आपको किसी चीज की जानकारी दे रहा हूं वो एक एक करके आपको बताता चलूं, इसलिए मैं सारी पॉइंट लिख भी लेता हूं, नहीं तो कोई चीज भूल गया तो आपके लिए समस्या हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम बात करें एज लिमिट का कि एज लिमिट कितना होना चाहिए, तो आप 18 से 30 साल के बीच में होना चाहिए, यानी कि 18 साल से आप कम नहीं होने चाहिए, आपका 18 साल पूरा होना चाहिए और आप 30 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 18 से 30 साल के स्टूडेंट्स पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब इसके आगे बढ़े तो इतनी सारी चीजें तो मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया, एक एक पॉइंट आप देख रहे होगे कि मैं स्क्रीन पे लिख भी दे रहा हूं, तो आप स्क्रीनशॉट भी वहां से ले सकते हो, ठीक है ना। अब अगर इसके आगे बढ़े कि सर अगर इसका जब एग्जाम होगा तो एग्जाम कैसा होगा, ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, तो मैं आपको बता दूं कि इसका एग्जाम ऑफलाइन होगा, लेकिन ये एग्जाम 2 चरणों में होगा, 2 स्टेज में होगा। स्टेज फर्स्ट आपका रिटन टेस्ट होगा और स्टेज जो सेकंड है वो आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है ना। स्टेज फर्स्ट में आपका रिटन टेस्ट में आपके जो जीएनएम के कोर्स आपने पढ़ाई किया था वही जीएनएम के कोर्स से आपके सारे क्वेश्चन आएंगे। अभी मैं जीएनएम का सिलेबस इसके बाद बता दूंगा कि वो सिलेबस क्या क्या है, वो सारी चीजें मैं पढ़ के सुना दूंगा, ठीक है ना। तो जो जीएनएम आपने पढ़ाई किया है तो उसमें जो भी चीजें आपने पढ़ा, जो सब्जेक्ट्स आपने पढ़ा है, जो टॉपिक आपने पढ़ा, उन्हीं सारे सब्जेक्ट और टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। अच्छा, और दूसरा स्टेज वाला क्या है, दूसरा स्टेज में आपका क्या है, दूसरे स्टेज में आपका इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू भी आपका वही जीएनएम वगैरह से रिलेटेड चीजें होगा, वही वाइवा में चलेगा, वही आपसे पूछा जाएगा, ठीक है ना। चलिए, स्टेज फर्स्ट के रिटन जो टेस्ट होगा उसकी मार्किंग स्कीम वगैरह की बात कर लें तो इसमें आपके टोटल 70 क्वेश्चन का पेपर आएगा, ठीक है ना। 70 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, तो टोटल कितने नंबर हो गए, 70 नंबर हो गया। और माइनस मार्किंग भी इस पे है आपका 1/3, यानी कि 1/3 माइनस मार्किंग है। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आप कोई क्वेश्चन सही करते हो तो आपको 1 नंबर मिलेगा, अगर गलत करते हो तो आपका 1/3 माइनस हो जाएगा, और अगर आप उस क्वेश्चन को टच ही नहीं करते हो तो आपको ना प्लस मिलेगा ना माइनस मिलेगा, यानी कि आपको उस पर 0 नंबर मिलेगा, ठीक है ना। अच्छा, एक और भी बात मैं आपको बता दूं कि इसमें जो क्वेश्चन होगा वो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, यानी कि एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन होगा। एमसीक्यू आप जानते भी होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे, हो सकता है ना जानते हो। एमसीक्यू का मतलब यह है कि अगर कोई क्वेश्चन है तो उसके नीचे 4 ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए बी सी डी, ठीक है ना, 4 ऑप्शन होगा, या 1 2 3 4, ठीक है ना, 4 ऑप्शन होगा। उनमें से कोई आपका एक ऑप्शन सही होगा, बाकी 3 ऑप्शन 100% गलत है। अब उनमें से कौन सा एक ऑप्शन सही है वो पता नहीं, ठीक है ना। ए भी हो सकता है, बी सी डी कोई भी हो सकता है, लेकिन कोई एक ही ऑप्शन सही होगा, एक से ज्यादा ऑप्शन सही नहीं होता है। लेकिन अगर एक से ज्यादा ऑप्शन सही वाला कभी क्वेश्चन आए तो उसको मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन कहते हैं, जहां एक से ज्यादा ऑप्शन सही होता है, 2 भी सही हो सकता है, 3 भी और 4 भी, लेकिन इसमें मल्टीपल सेलेक्ट नहीं आता है, इसमें आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है। बात समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा, तो बताओ कितने क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन, कितने नंबर के, 70 नंबर के, माइनस मार्किंग 1/3। अच्छा, समय कितना होता है, ड्यूरेशन कितना होता है,
तो 90 मिनट में आपको 70 क्वेश्चन करना रहता है। मेरे कहने का मतलब 1.5 घंटे में आपको 70 क्वेश्चन करना रहता है। अगर हम इसके आगे बढ़े इंटरव्यू वाली बात पे, तो इंटरव्यू में आपका क्या होता है, जो आपको जीएनएम के कोर्सेज होते हैं वही जीएनएम के कोर्स में से आपसे क्वेश्चन किया जाता है, और आपके जो 12th के और जीएनएम के जो नंबर है, क्योंकि 12th में आपने परसेंटेज तो पाया होगा, कोई बच्चा 60% पाया होगा, कोई 80 होगा, कोई 90 नंबर, ठीक है, कोई 90% होगा, तो आपने परसेंटेज पाया होगा। और आप जब जीएनएम कोर्स किए होगे तो भी आपका परसेंटेज होगा, तो उन परसेंटेज को भी देखा जाता है किसमें, आपके इंटरव्यू में। जैसे आपसे वाइवा हुआ और आपके वो परसेंटेज देखा गया, वो मेरिट देखा गया, इन दोनों के बेसिस पे आपको 30 नंबर में वो क्या बोलते हैं इंटरव्यू वाला होता है, यानी कि जो स्टेज सेकंड होता है वो 30 नंबर का होता है। तो बताओ स्टेज फर्स्ट जो रिटेन वाला था वो 70 नंबर का था, यानी कि 70 नंबर का था, और स्टेज सेकंड आपका 30 नंबर का है, यानी कि 30 नंबर का है। तो बताइए टोटल मिला के कितना नंबर का हो गया, 100 नंबर का। अब वाइवा में आप कितना नंबर पाओगे, यानी कि इंटरव्यू में आप कितना नंबर पाओगे, वो आपके बताने पर डिपेंड करेगा, और वो आपके मेरिट पर डिपेंड करेगा, और देने वाले पर डिपेंड करेगा। इसमें कुछ नहीं बता सकता, बात समझ में आया कि नहीं? वो तो समय बताएगा और आपके जवाब देने पे और उसके माइंड पे बताएगा कि वो किसको कितना नंबर दे रहा है, ठीक है ना। तो यानी कि टोटल ये 100 नंबर का पेपर होने वाला है, दोनों स्टेज मिला के, और इस 100 नंबर पे आपका मेरिट बनेगा कि आप क्वालिफाई हो या क्वालिफाई नहीं हो। मैंने जो है क्या बोलते हैं इस पर कट ऑफ ऑलरेडी बना दिया है कि एम्स का कट ऑफ कितना जाता है, तो कट ऑफ वाली वीडियो आप ये देख सकते हो। ये सभी के लिए, नर्सिंग के लिए भी मैंने कट ऑफ इसमें बताया है, और साथ ही साथ मैं इसमें पैरामेडिकल के लिए भी कट ऑफ बताया है। कट ऑफ में कुछ नंबर प्लस और माइनस हो सकता है, जैसे मैंने मान लो किसी पे 70 नंबर बोला होगा तो हो सकता है 75 हो जाए या 65 हो जाए, बस 4-5 नंबर प्लस माइनस हो सकता है। लेकिन कट ऑफ लोग एक्सपेक्टेशन ही व्यक्त कर सकते हैं, लोग संभावना ही व्यक्त कर सकते हैं। कोई ऐसा बंदा नहीं है जो एग्जाम होने के और काउंसलिंग होने के पहले कट ऑफ का घोषणा कर दे, तो कट ऑफ कोई नहीं बता सकता, लोग एक्सपेक्टेशन ही बताते हैं, जो पिछला कट ऑफ जाता है उसी के अकॉर्डिंग ही बताते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब इसके आगे बढ़े तो आप मार्किंग स्कीम और पेपर पैटर्न भी समझ गए, ठीक है ना। इसके बाद कहें कि सर अगर हम ये क्वालिफाई हो जाते हैं तो काउंसलिंग भी आपका एम्स ही करवाता है, यानी कि एम्स से ही आपका काउंसलिंग, कोई अदर पोर्टल पे तो होगा नहीं। काउंसलिंग कराने के बाद आप जब कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए जाओगे तो पढ़ाई की खर्चा कितना बैठेगा, तो आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। ये एम्स जैसी संस्था है और ये बहुत बड़ी इंडिया की संस्था है और गवर्नमेंटेड संस्था है, इसमें पैसा तो लगभग नेग्लिजिबल है। अगर आप वास्तव में पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग एम्स से कर रहे हो तो आपका भाग्य खुल जाएगा, ये आप जान लीजिए। इसमें पैसा लगभग नेग्लिजिबल है, मैं आपको पढ़ के सुना दे तो आप खुद कहोगे कि इतना कम पैसे में मेरी पढ़ाई हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं आपको बता दूं, अगर ट्यूशन फीस की बात करूं एम्स में कि आपके पूरे पढ़ाई की फीस कितनी लगेगी, तो पूरे साल का 400 रुपया लगेगा। अब सोचो पूरे साल का 400 रुपया कितना मायने रखता है। अगर आप 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया भी गोलक में डालो तो भी 400 रुपया आपका हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, बात करें कि सर इसमें एडमिशन फी कितना लगता है, तो एडमिशन फीस आपका 10,000 रुपया लगता है। हाँ, यहां थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन आज के इतनी महंगाई वाले जमाने में 10,000 रुपया भी मेरे अनुसार तो कुछ भी नहीं है। लोग तो एक पार्टी में भी छोटे से 10,000 रुपया खर्च कर देते हैं, किसी का बर्थडे पार्टी भी पड़ी तो, ठीक है ना। वहीं बात करें कि सिक्योरिटी मनी की, तो जब आप एडमिशन लोगे तो 100 रुपया औपचारिकता के तौर पे आपको क्या बोलते हैं सिक्योरिटी मनी जमा करना होगा, ये रूल है। लेकिन 100 रुपया आज के जमाने में क्या है, और वो सिक्योरिटी मनी जब आप कोर्स कंप्लीट करके जाओगे तो आपको वापस भी मिल जाएगा, तो 100 रुपया सिक्योरिटी मनी है। हॉस्टल की बात करें तो हॉस्टल फीस आपका 18,280 रुपया है। 18,280 रुपया पूरे क्या बोलते हैं साल का है, और उसमें केवल हॉस्टल फीस में आपका मेस चार्ज भी जुड़ा है, यानी कि जो आप खाना खाएंगे, ठीक है ना, वो खाने का भी पैसा इसमें जुड़ा है। तो बहुत ज्यादा नहीं, आपके रहने और खाने का अगर एक साल का 18,280 रुपया लगा तो बहुत ज्यादा नहीं है, लाखों लाखों रुपए हॉस्टल फीस लोग ले लेते हैं, ठीक है ना। तो आप इतना जान लीजिए, हाँ हॉस्टल बहुत मुश्किल से मिलता है, क्योंकि हॉस्टल्स में बात ये होता है कि सीट बहुत कम होता है रहने के लिए, और बहुत जल्दी वो सीट फिल भी हो जाता है। बात समझ में आया कि नहीं? तो ये आपको मैंने पूरी जो फी स्ट्रक्चर थी वो मैंने आपको समझा दिया कि आपका जो ट्यूशन फीस है वो 400 रुपया, रिपीट कर दे रहा हूं, एडमिशन फीस आपका 10,000 रुपया है, सिक्योरिटी फीस 100 रुपया, जब आप कोर्स कंप्लीट करके जाओगे तो आपको वापस मिल जाएगा, और 18,280 रुपया आपका हॉस्टल फीस और मेस फीस है। लेकिन हॉस्टल बहुत ही मुश्किल से मिलता है, ये बात आप ध्यान रहे, इसलिए बहुत सतर्क रहिएगा। जैसे ही हॉस्टल फिल होना स्टार्ट होगा आप बहुत जल्दी इसका फॉर्म भर दीजिएगा, ठीक है ना। अच्छा, खैर हम अगर आगे बढ़े कि सर इसका एक कितने साल का कोर्स होता है, तो आपका केवल 2 साल का कोर्स होता है, ठीक है ना। आप 2 साल की पढ़ाई करिए, और एम्स जैसी संस्था से अगर आप नर्सिंग कर लेते हो तो मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है कि आपका कैरियर स्कोप क्या होगा। अगर आप एम्स जैसी संस्था से अगर कर लेते हो नर्सिंग, ठीक है ना, तो उसके बाद आपकी जो कैरियर है वो उज्जवल है ही, चाहे जहां आप चाहे किसी मैं
प्राइवेट हॉस्पिटल की क्या बात कहूं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी आपको बहुत जल्द ले लेगा जैसे ही वैकेंसी आएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर प्रायोरिटी देखा जाए तो आपको ही मिलेगा। एम्स छोटी मोटी संस्थान नहीं है, मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं, ठीक है ना। अच्छा, अब चूंकि वो सिलेबस वाली बात आप जरूर जानना चाहोगे, क्योंकि सर अगर हम वो एग्जाम देने जा रहे हैं तो जीएनएम में कौन कौन सा सिलेबस आएगा तो भी मैं आपको लिख के ले आया हूं और स्क्रीन पे आपको दिख भी जाएगा। एक एक चीजें मैं बता दे रहा हूं और स्क्रीन पे आपको लिखा दिख भी जाएगा। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, ठीक है ना, आपका यहां से आएगा क्वेश्चन। दूसरा आपका मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, फिर आपका फिजियोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी, फिर आपका एस्टेट्रिक्स नर्सिंग, फिर आपका पेडियाट्रिक नर्सिंग, आपका साइकेट्रिक नर्सिंग और आपका प्रोफेशनल ट्रेंड्स इन नर्सिंग। इतनी जितनी चीजें मैंने आपके सामने लिखा है, बोला है, यहां से आपके रिटर्न जो टेस्ट होगा उसमें भी क्वेश्चन आएगा और वाइवा में भी इन्हीं सबसे सवाल जवाब किया जाएगा। क्या किया जाएगा आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन किया यहीं से जाएगा, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको सिलेबस बता दिया। अगर इसके बाद और भी बात करें कि सर ये कहां पे ये कोर्स होता है, यानी कौन कौन से एम्स में होता है, तो बच्चों मैं आपको बता दूं केवल व केवल दिल्ली एम्स में ये कोर्स होता है, केवल दिल्ली एम्स में ये कोर्स होता है। और इसमें टोटल 30 सीट है, बॉयज और गर्ल्स दोनों कर सकते हैं, 30 सीट है, वो भी एम्स दिल्ली में होता है। इसके अलावा जितने भी एम्स हैं इसमें पोस्ट बेसिक का कोर्स नहीं होता है। इसका मतलब कंपटीशन लो नहीं, कंपटीशन बहुत हाई है, क्योंकि सीट केवल 30 है और बॉयज और गर्ल्स दोनों इस सीट के लिए लड़ाई कर रहे हैं और केवल एक ही एम्स में है। तो इसका मतलब ये है कि कंपटीशन जो है वो लो नहीं है, कंपटीशन हाई है भैया, ठीक है ना। तो इस बात के लिए आप तैयार रहिए, आपकी पढ़ाई जबरदस्त होनी चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, वहीं अगर हम बात कर लें कि सर इसका क्या बोलते हैं कैरियर स्कोप क्या है, क्योंकि कैरियर स्कोप हर बच्चा जानना चाहेगा कि इसको करने के बाद हमारा भविष्य क्या होगा, हम कितना पैसा कमाएंगे। तो सबसे पहली बात तो आप एम्स जैसी संस्था से आप नर्सिंग करने जा रहे हो, वो भी दिल्ली एम्स। तो सोचो दिल्ली एम्स कितना मायने रखता है, जितने भी एम्स है उसमें दिल्ली को फर्स्ट पे लगभग रखा जाता है, ठीक है ना। तो आप दिल्ली एम्स से आप नर्सिंग करने जा रहे हो तो 100% है कि अगर आप यहां से नर्सिंग कर लिए और वो नर्सिंग वाली डिग्री किसी भी जगह रख दिए, जैसे मैं किसी प्राइवेट हॉस्पिटल की बात करूं, कोई अच्छा प्राइवेट हॉस्पिटल हो जहां 25,000 30,000 जो भी सैलरी हो, 15,000, वैसे 15,000 से 20,000 रुपए तक सैलरी होता है, लेकिन चूंकि आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग एम से कर रहे हो तो 25,000 30,000 रुपए तक आप कमा सकते हो। स्टार्टिंग 25,000 होगा, लेकिन जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होता जाएगा आप 30-35 तक भी जा सकते हो प्राइवेट हॉस्पिटल में। सोचो अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में वैकेंसी निकला, क्योंकि पेपर वगैरह अगर आप पढ़ते हो न्यूज़पेपर वगैरह तो उसमें प्राइवेट हॉस्पिटल में भी वैकेंसी निकलता। बहुत सारे ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जो मतलब बहुत उच्च लेवल के प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, मतलब बहुत उनका नाम है। तो उस जगह मान लो क्या बोलते हैं, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में नर्सिंग के लिए वैकेंसी निकला, ठीक है ना, और वहां 10 लोगों ने अप्लाई किया और केवल 2 नर्सिंग का सीट है, और 2 लोग ऐसा अपना क्या बोलते हैं रख दिए जो एम से क्या बोलते हैं नर्सिंग किए हुए हैं, बाकी लोग किसी प्राइवेट वगैरह से क्या बोलते हैं नर्सिंग किए हुए हैं। तो आप खुद सोचो कि किसकी डिग्री मान्य होगी, एम से, क्योंकि डिग्री भी मायने रखता है कि बंदा कोर्स कहां से किया है, ठीक है ना। तो आप ये मान के चलो कि अगर आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर आप इसकी वैकेंसी निकलती है, अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल की बात करें, क्योंकि एम्स में करने वाला बच्चा किसी बहुत लो क्वालिटी के प्राइवेट हॉस्पिटल में तो देखेगा नहीं उधर, ठीक है ना। तो किसी अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर आप जाके क्या बोलते अप्लाई करते हो तो आपको सबसे पहले प्राथमिकता दिया जाएगा, यानी कि सबसे पहले अगर देखा जाए प्रायोरिटी जो है वो आपको दिया जाएगा, ठीक है ना। और आप स्टार्टिंग में 20 से 25,000 आप क्या बोलते हैं सैलरी आपको रहेगा, लेकिन जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होता जाएगा आपका 30-35 तक भी वो सैलरी जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि अगर आपने बीएससी नर्सिंग कर रखा है एम से, तो नॉर्सेट का जब आपका वैकेंसी आएगा तो आप फॉर्म भरिए, फॉर्म भरने के बाद आप एग्जाम दीजिए और एग्जाम देने के बाद क्वालिफाई होकर आपका स्टार्टिंग सैलरी 80,000 रुपये हो जाएगा और आपका जॉब एम्स जैसे ही हॉस्पिटल में लग जाएगा और साथ साथ जितने भी गवर्नमेंटेड हॉस्पिटल है यहां भी लग जाएगा वैकेंसी आने पे, और हर साल इसका वैकेंसी आता ही है। नॉर्सेट की अगर पूरी जानकारी चाहिए तो सुमन मैम ने इस वीडियो में बताया है, आप नॉर्सेट की पूरी जानकारी इस वीडियो से ले सकते हो, ठीक है ना। तो नॉर्सेट अगर आपने मतलब पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग किया दिल्ली से, दिल्ली एम्स से, उसके बाद नॉर्सेट की वैकेंसी निकली, आपने फॉर्म भरा, फॉर्म भरने के बाद अगर आपने उसको क्वालिफाई कर लिया तो 80,000 रुपया स्टार्टिंग सैलरी हो जाएगा, और जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता जाएगा वैसे वैसे आप पैसा और तो कमाते ही जाओगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ, एक और भी मैं आपको कैरियर्स को बताऊं कि अगर आप यहां से नर्सिंग कर लेते हो तो आप खुद का नर्सिंग होम भी खोल सकते हो, स्वयं का, सेल्फ का। तो यहां मैंने आपको 3 कैरियर बताया। पहला तो आपको यह बताया कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हो, और जो कि आपको प्राइवेट में तुरंत जॉब मिल जाएगा, कारण क्योंकि आपने एम से क्या बोलते हैं नर्सिंग किया है, तो आपको प्रायोरिटी दिया जाएगा, प्राथमिकता दिया जाएगा, और सैलरी 20 से
25,000 स्टार्टिंग और बढ़ते बढ़ते एक्सपीरियंस होते होते आपको कम से कम मान के चलो कि 30,000 35,000 तक तो जाएगा ही। सेकंड, आपको जो सबसे अच्छा मैं कहूंगा कि आप करिए कि नॉर्सेट का जैसे ही फॉर्म निकले आप उस फॉर्म को भरिए। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई किया है तो बहुत ज्यादा टफ लेवल का क्वेश्चन नहीं आएगा, उसी लेवल का आएगा जिस लेवल की आपने पढ़ाई किया है। आप उसको क्वालिफाई होइए, क्वालिफाई होने के बाद एम्स या किसी भी गवर्नमेंटेड हॉस्पिटल में आप नर्सिंग क्या बोलते हैं ऑफिसर के जगह पे आप काम कर सकते हो। स्टार्टिंग सैलरी 80,000 बढ़ते बढ़ते लाखों तक जाएगा ये, ठीक है ना, मतलब 1 लाख प्लस तक जाएगा। वहीं अगर लास्ट बात करें तो खुद का आप नर्सिंग क्या बोलते हैं होम भी खोल सकते हो। तो इतनी इसकी कैरियर स्कोप है। तो एक एक बातें मैंने आपको सीक्वेंस वाइज बताया। हो सकता है कोई पॉइंट छूट भी गया हो, क्योंकि अपने ऊपर ये घमंड कर लेना कि नहीं मैंने कोई पॉइंट नहीं छोड़ा, ये अच्छी बात नहीं है। चीजें तो अनंत है, लेकिन मैंने इसमें जितने भी क्रीम पॉइंट थे वो मैंने आपको बता दिया। तो सबसे पहले मैंने आपको ये भी बता दिया कि फॉर्म कब निकलेगा, मार्च में। एग्जाम कब होगा, 1 जून को। इसके बाद मैंने आपको फॉर्म फी बता दिया। मैंने आपको एग्जाम सेंटर के बारे में बता दिया कि एग्जाम सेंटर आपका दिल्ली में होगा और दिल्ली से आपको एम्स में आपको कोर्स भी करना है। आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया, आपको मार्किंग स्कीम बता दिया, आपको पेपर पैटर्न बता दिया, आपको सिलेबस बता दिया, आपको लास्ट में करियर स्कोप बता दिया। इसके अलावा अगर कहीं कोई भी चीज छूटा हो तो माफी चाहता हूं, बट छूटा नहीं होगा। मैंने कोशिश किया कि आपको सारी चीजें कवर कर दूं इस वीडियो में। तो आपने कमेंट किया था और मैं बोला था कि मैं वीडियो बना दूंगा, मैंने वीडियो बनाया भी, मैं अपने वादे पे अडिग रहा। अब आप लोग अगर कोई और भी आपको समस्या हो एम से रिलेटेड तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हो। आपको जानना है कि अगर आप बॉयज हो या गर्ल्स हो या मैथ से हो या बायो से हो तो आपके लिए कौन सा सही होगा, कि मतलब आप एम्स बीएससी नर्सिंग ऑनर्स करें या एम्स बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक करें या एमएससी पैरामेडिकल आप ये करें। इन तीनों में से आप कंफ्यूजन में होंगे, क्योंकि जब मार्च में फॉर्म निकलेगा तो आपकी इच्छा करेगा इन तीनों में से मैं कौन भरूं। तो अगर इसमें आप चाहते हो कि मैं आपको डिफरेंस बता दूं, कैटेगरीज बांट के बता दूं, जैसे कैटेगरी कि लड़कों के लिए कौन सही होगा, लड़की के लिए कौन सही होगा, मैथ वालों के लिए कौन सही होगा, ठीक है ना, बायो वाले के लिए कौन सही होगा, अगर आप चाहते हो कि मैं कैटेगरी बांट के बता दूं तो आप कमेंट में एक चीज लिख देना, केवल कैटेगरी लिख देना, ठीक है ना। केवल कैटेगरी लिख दोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप इन तीनों में डिफरेंस मांग रहे हो, क्योंकि इन तीनों में बिना डिफरेंस जाने अगर आप फॉर्म भर रहे हो तो अच्छी बात नहीं है। अगर इन तीनों में डिफरेंस जान जाओगे तो हो सकता है कोई बच्चा सोचे कि मैं 2 फॉर्म भर लूं, भर भी सकते हो, बस आपका पैसा डबल लगेगा। कोई चाहेगा कि लाओ मैं तीनों भर लूं, भर भी सकते हो, बस आपका पैसा ट्रिपल लगेगा। और कोई सोचे नहीं नहीं मेरे लिए तो एक ही सही है, तो एक ही भर सकते हो। तो आप इतना लिख देना कि सर कैटेगरी वीडियो, ऐसे बोलना कैटेगरी वीडियो, तो मैं समझ जाऊंगा कि मैं आपसे ज्यादा लिखवाना नहीं चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं आलस दिखाते हैं लिखने में। तो थोड़े से ये आप लिख दीजिएगा, उसके बाद मैं समझ जाऊंगा तो मैं इस पर वीडियो ला दूंगा। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। कमेंट का सिलसिला बंद नहीं होना चाहिए आपकी तरफ से, वीडियो का सिलसिला हमारी तरफ से बंद नहीं होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।